हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 30। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे तरीके से वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका एक इकाई है। भारत में न्यायपालिका एक इकाई है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत की जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन है एक। बताइए टेलीफोन क्या है। तो कह सकते हैं कि टेलीफोन एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। करताज व्यवस्था का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों से था। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और इसके संबंध में बात करें तो ये जो था समुद्री व्यापार के लिए जारी किए जाने वाला व्यापार लाइसेंस था। ठीक इसी प्रकार से जो 20वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी एक नई व्यवस्था स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया था नेवी सर्ट, ठीक है। नेवी सर्ट नाम से उनकी भी व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों से संबंधित था। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में किन स्थलों से युग्म समाधियाँ मिली है। युग्म समाधियाँ मिली है लोथल और कालीबंगन। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और कालीबंगन राजस्थान में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। कपास रेशा प्राप्त होता है। कपास रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। युद्ध और संधियों से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से जितने भी युद्ध हैं जितने भी संधियां हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेलित है। अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो 1767 से 69 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध 1775 से 1782 तक था। पहला पॉइंट्स गलत है। सेकेंड की बात करें 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट पॉइंट देखिए 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये पॉइंट गलत है क्योंकि द्वितीय सिख युद्ध की बात करें तो ये 1848 से 49 में हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 सही है, इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के लिए सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की थी। सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश किसने की थी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। डी करेक्ट आंसर होगा, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया। लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 81, ठीक है। 81 में कह सकते हैं कि लोकसभा के गठन का प्रावधान है। आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताया था, सरल से संबंध हम याद रख सकते हैं। जैसे ये आपका 79 हो गया, ये आपका 80 हो गया और ये आपका 81 हो गया, ठीक है। कैसे याद रखते हैं, देखिए स का मतलब संसद, संसद का गठन की बात करते हैं तो 79 के तहत, र का मतलब राज्यसभा जो कि 80 के तहत, और एल का मतलब लोकसभा 81 के तहत। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस छोटे से पॉइंट्स के बारे में आपको बता दूं, जिन लोगों को मैथ्स अच्छे तरीके से सीखना है चैप्टर वाइज बिल्कुल बारीकी से, जिनका मैथ्स वीक है और आपको लगता है कि मेंस आपका मैथ्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे एप्लीकेशंस पे ये कोर्सेज चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में हर चैप्टर को समझाया जा रहा है बिल्कुल बारीकी से। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको सभी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा करके सारे चैप्टर को कंप्लीट कराया जा रहा है। मात्र 199 के साथ हमारे इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। पूरे मैथ्स को आपको वहाँ पर कवर कराया जाएगा, सारे चैप्टर को जो एग्जाम्स के सिलेबस में, ठीक है। और साथ ही साथ एक और हमारा मंथली बैचेज चलता है जो कि बिहार एसआई प्री के टारगेट बैच करके, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे भी जुलाई मंथ में ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, जुलाई मंथ का ऑनलाइन सेट मिलता है हर 2 दिन पे। साथ ही साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाता है डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट की रैंक लिस्ट आपको जारी किया जाता है, साथ ही साथ इसका ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन में आपको अलग से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है 149 के साथ मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, अपने जो भी मनपसंद बैच में जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर के हमारे एप्लीकेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई। सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1952 में स्टार्ट किया गया था सामुदायिक विकास परियोजना। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? तो इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन ए, जस्ता के कमी के कारण। जस्ता से और भी जैसे होता है, जैसे धान का खैरा रोग बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में हम कह सकते हैं मटर में मार्च रोग इसी के कारण होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तांबे से संबंधित कह सकते हैं नींबू में डाइबेक रोग, और साथ ही साथ नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो तांबे के कारण होता है। और बोरोन से संबंधित अगर हम बात करें तो फूल गोभी का जो ब्राउनिंग रोग होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की आपको रोज़ाना अपडेट्स मिलती रहे। हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए 2 अस्थायी उपहार क्या थे? हड़प्पा सभ्यता द्वारा मानव जाति को प्रदान किए गए 2 अस्थायी उपहार के रूप में गेहूं और कपास को जानते हैं। डी करेक्ट होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सबसे पहले अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? कंपनी के अधीन बनाए गए ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के। और अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है। विलियम बेंटिंग की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ऐसा कानून बनाया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाने लगा। और उस वक्त 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत पहले भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कह सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कोटलेवाला समझौता कब हुआ था? नेहरू कोटलेवाला समझौता कब हुआ था? अगर हम बात करें कि ये क्या था, तो भारत और श्रीलंका के बीच तमिल लोगों की समस्याओं को लेकर के विवाद हो रहे थे, ठीक है, इनके बीच समस्याओं के लेकर के विवाद हो रहे थे। तब जाकर के भारत और श्रीलंका के बीच नेहरू कोटेवाल समझौता हुआ। ये कब हुआ था? कोटेवाला समझौता जनवरी 1954 में। उसके बाद एक और समझौता हुआ, जैसे हम कह सकते हैं श्रीमाओ और शास्त्री समझौता, ये 1964 के बीच हुआ। इन्हीं के बीच यानी भारत और श्रीलंका के मध्य में हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, नेहरू कोटलेवाला समझौता 1954 भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? लघु उद्योग से संबंधित समिति कौन सी थी? आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आबिद हुसैन समिति। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में जो कि मंत्रिमंडल चेंज किए गए हैं, कई चीज़ों के बारे में बदलाव हुआ है, आपको पता होगा 2 से 3 दिन पहले। तो इसमें अगर हम बात करें कि कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने? थावर चंद गहलोत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? विरल और सघन माध्यम आपको पता होगा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो अगर हम एक तरफ से लेते हैं जल और दूसरी तरफ से लेते हैं कांच, ठीक है, दूसरी तरफ से कांच, तो जहाँ पे अगर हम बात करें जल, ये हमारा एक प्रकार का विरल माध्यम हुआ। किसके अकॉर्डिंग? अगर कांच की तुलना करें तो कांच की तुलना में ये हमारा हो गया एक प्रकार का जल विरल माध्यम। ठीक उसी तरह से अगर हम वायु की सापेक्षा बात करें, यानी वायु और जल की तुलना करें, तो वायु यहाँ पे आपका हो जाएगा विरल माध्यम, तो और जल आपका कह सकते हैं सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ध्यान रखिएगा। और ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, अगर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर जाता है। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? 1856 में आपको पता है कि अवध को इसी कुशासन का बहाना लेकर के बनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश
प्रांतों में मिला दिया गया था, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है राज्य हड़प नीति जब चल रहा था लॉर्ड डलहौजी का, तो उसके अंतर्गत कई सारे रियासतों को इसमें ब्रिटिश में मिलाया गया था, तो उसमें ये नहीं मिला गया, लेकिन बाद में इसको कुशासन का बहाना लेकर के बाद में 1856 में मिला दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764। लेकिन डेट की बात करें तो कब होगा, ये ध्यान रखना है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, जिसमें मीर कासिम, साथ ही साथ अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला थे वो, और मुगल सम्राट कह सकते हैं शाह आलम द्वितीय एक तरफ से और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। और इस युद्ध में जो कि बंगाल के नवाब के गद्दी पर किसे बैठाया गया? बाद में मीर जाफ़र को बैठाया गया। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? सैयदा अनवर तैमूर, ठीक है, अनवरा तैमूर, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से 1851 में स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव, ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या था? सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्व हृदय दिवस मनाया कब जाता है, तो ये याद रख सकते हैं 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर याद रख सकते हैं। और इसका थीम रखा गया था यूज़ हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी योर लव्ड वंस एंड यू। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? 210 मेगावाट लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो लुहरी परियोजना पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में है या फिर किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश, डी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। 1794 में मनुस्मृति धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? मनुस्मृति धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, 1794 में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। डक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। डक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं, बताइए कि क्या प्रदर्शित करते हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा कि नौपाषाण युग के मवेशी रखने वाली की बस्ती के अवशेष को प्रदर्शित करता है अंश टीले। नेक्स्ट वन है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली यानी द्वैत शासन प्रणाली किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था, लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। स्थापित पूछा जा रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव। एओ होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है, सही कथन हमें बताना है। पहला पॉइंट से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इन्होंने सुझाव दिया था। ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का नाम सुझाव दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। और वह ओल्ड मैन्स ड्रीम के लेखक थे, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे केवल और केवल सी करेक्ट आंसर है, केवल 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कोशित, जिसको प्यूपा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आंसर होगा कोशित। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, इस तथ्य को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता, ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा भिन्न काल पक्वता। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवाने रियासत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? दीवाने रियासत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो इनका कार्य हम कह सकते हैं कि व्यापारियों पर नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी, ये ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखेंगे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर एक किलाबंदी कोठी बनवाई?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगाल से अधिग्रहित, ठीक है, अधिग्रहित नहीं किया गया था, यानी पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा नहीं किया था, ये पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने किया था, ना कि पुर्तगालियों ने। तो बाकी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गोवा, दमन दीव और दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों ने अधिकृत किया था। किस शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, जो कि अरब यात्री था, और ये कह सकते हैं मिहिर भोज के समय में आया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंध नहीं है? मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1884 कह सकते हैं, मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में। और इनके संबंध में कौन कौन शामिल थे? तो ए, बी और यहाँ पे डी शामिल थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे जी, एल, चुट्टी कह सकते हैं, ये शामिल नहीं थे। सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु लिनलिथगो आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लिनलिथगो आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? तो नाम से आपको लग रहा होगा कि लिनलिथगो आयोग यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, लेकिन ये पॉइंट्स आपका गलत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1923 का जो दिल्ली अधिवेशन था, उसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष, जो कि कह सकते हैं सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, उसी के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, और इनके नेतृत्व में ही जो कि अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। महान खान के रूप में विख्यात चंगेज खां का मूल नाम क्या था? महान खान के रूप में विख्यात चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन। सी आंसर करेक्ट होगा, तेमुचिन। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, बहाउद्दीन जकारिया भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। इन्हें सिंध एवं मुल्तान को अपना केंद्र बनाया, ये भी सही है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दी थी, ये भी सही है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, यानी कि राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ए विल बी करेक्ट आंसर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 65वें संशोधन से। ठीक है, 65वें संशोधन। 21वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसके तहत 22 भाषाओं में, यानी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 69वां संविधान संशोधन आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। रबी की फसलें को बताइए कि कब बोया जाता है? रबी की फसलों को कब बोया जाता है? तो रबी की फसल की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या आपको मैं बताया था, ओनमा, याद करने के लिए मैंने बोला था ओनमा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया एक्सॉन किससे संबंधित है? एक्सॉन बताइए किससे संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा नागालैंड का एक किडविथ सोयाबीन है, जिसको एक्सॉन नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? उषा मंगेशकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है? न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। डी विल बी करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? असम के गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क देहरादून शहर में स्थापित किया गया। और साथ से सेकंड पॉइंट्स भी पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट्स गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क देहरादून में नहीं नैनीताल में स्थापित किया गया। ये पॉइंट्स गलत है। लेकिन सेकंड पॉइंट्स बिल्कुल सही है कि यह 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 से अधिक प्रजातियाँ, ये सभी सही है। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, जो कि 2 सही है। अगला क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी कहाँ पे? तो ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था, हमारे अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।